नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मार्केट के महारथी सेगमेंट। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आज मेरे साथ है बेहद खास एक्सपर्ट जिनसे हम समझेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति मार्केट्स पे, क्योंकि इस शो में हम कोशिश करते हैं कि उन दिग्गज मार्केट के एक्सपर्ट्स को लाएं और उनसे बारीक बातें मार्केट्स की समझने की कोशिश करें। आज है मेरे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज मिस्टर विनीत सामरे। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो विनीत जी, एक बड़ा इवेंट मार्केट के सामने है जो कि है फेड का फैसला। 4.5 साल के बाद अब जब फेड दरें कट करेगा, ये तो निश्चित है कि दरें कट होंगी। अब वो 25 बेसिस पॉइंट हो या 50 बेसिस पॉइंट हो, उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आपसे समझना चाहेंगे कि इस बड़े इवेंट के चलते मार्केट में अपनी पोजीशनिंग कैसे रखें, क्योंकि विनीत जी एक तरफा रैली देखने को मिली है और हिस्ट्री ये बताती है कि ऐसे साइकिल्स में ना बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं इंडेक्स के फ्रंट पे। तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप बाजार का सेटअप और भारतीय बाजारों पे इसका क्या कुछ असर हो सकता है, आपसे समझना चाहेंगे। धन्यवाद सृष्टि जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए। और आई थिंक आपने बहुत ही अहम सवाल यहाँ पे आज पूछा है कि यूएस के जो इंटरेस्ट दर हैं, और जो 18 तारीख को वहाँ पे मीटिंग है उसमें जो जो भी होगा और फिर उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा। तो आई थिंक ये पिछले जो रेट कट हुए थे उनमें और अब में फ़र्क ये है कि पिछले बारों में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे। इस बार कोई इकोनॉमिक बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है यूएस में। वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो चुका है और इकोनॉमी क्राइसिस में न जाए इसके कारण आई थिंक वहाँ के जो सेंट्रल बैंकर्स है उन्होंने डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। अब मेरे हिसाब से काफ़ी सारा तो इंटरेस्ट रेट कट का एक्सपेक्टेशन अपने बाज़ारों में, वहाँ के बाज़ारों में बिल्टअप हो चुका है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर 50 बिप्स नहीं आता है और 25 बिप्स आता है तो हो सकता है कि शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही हो मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेके। बट अगर 50 आ जाता है तो आई थिंक इट विल ये एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, ब्रॉडली ऐसा मानना है कि जब यूएस में दरें गिरना चालू होंगी तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट्स में आना चाहिए। ये नॉर्मली ऐसा देखा गया है क्योंकि वहाँ पे फिर उनके जो डॉलर रेट्स वगैरह हैं वो मॉडरेट होते हैं और पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है और इंडिया को भी शायद उसका बेनिफिट होगा। इंडिया आई थिंक इंडिपेंडेंटली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैक्रो एनवायरनमेंट में अभी है। कुछ थोड़े से ग्रोथ रेट्स अपने मॉडरेट हुए हैं बट ये थोड़ा इलेक्शन के कारण हीट वेव मानसून, सो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ रेट दोबारा से आ जाना चाहिए। बट इसके अलावा अगर हम हमारी मैक्रो परिस्थिति देखें तो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। एक्सटर्नल जो अपना बैलेंस है वो स्ट्रांग है। क्रूड अभी गिर चुका है तो उसके कारण भी फिस्कल को बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ग्रोथ है। और यदि ग्रोथ इस तरह से चलती रहेगी तो मुझे लगता है कि अपने इक्विटीज़ के लिए ठीक ठाक रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आऊँगा कि सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। लोगों को निवेश भी करना है, मार्केट में शायद पैसा भी आए, बट एक जो हम बोलते हैं सेंटिमेंट्स के कारण वैल्यूएशंस हाई हो चुके हैं और इसका निवेशकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाई वैल्यूएशन पे जब भी निवेश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आइडियली इमीडिएटली 1-2 सालों में थोड़ा रिटर्न कम होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं है पिछले 3 सालों में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही चलता रहेगा। हाई वैल्यूएशंस पे डालने के बाद आई थिंक लोगों का जो नज़रिया है कि मतलब 5-6-7 साल का उनका निवेश का नज़रिया होना चाहिए। 1-2 साल हो सकता है कि वोलेटिलिटी रहे बिकॉज ऑफ दी, या हो सकता है कि रिटर्न्स कम आए हाई वैल्यूएशन के कारण। बट आई थिंक ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट ग्रोथ सेटअप वो काफ़ी ठीक है और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कोई मुझे रिस्क नहीं दिखती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी ये समझाने के लिए कि पिछली बार जो जिन साइकिल्स में हमने रेट कट होते हुए देखे थे और इस बार जब रेट कट हम देखेंगे तो क्या कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है हमारे पूरे मैक्रो सेटअप में।
पर विनीत जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझना चाहेंगे आपसे वो है स्मॉल और मिड कैप में जिस तरीके की तूफानी तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2 से 3 साल में, आप देखिए एक तरफा चाल दिखाई है इंडेक्स फ्रंट पे, और कई सारे मल्टी बैगर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ चढ़ के इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पर हम ये भी जानते हैं विनीत जी कि आपकी किस तरीके की स्ट्रॉन्ग पकड़ है इस पूरे सेगमेंट पे। तो क्या अभी भी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस के मौके हैं विनीत जी, या फिर इन्वेस्टर्स को इन स्तरों पे थोड़ा सा सतर्क होने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर लार्ज कैप स्पेस में नजर बनाए, क्या वहां पे मौके ढूंढे? तो मैं इसको दो तरीके से इसका जवाब दूंगा। पहला तो ये है कि भारत में एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी ब्रॉड बेस्ड हुई है। कई सेक्टर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के कारण। तो जैसे हमने 2010 से 2018 तक देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेगमेंट्स थे वो काफ़ी ग्रोथ उनमें नहीं देखी गई थी। रियल एस्टेट जो बहुत ही बड़ा सेक्टर है उसमें भी हमने कोई बहुत अच्छी ग्रोथ देखी नहीं थी। कंज्यूमर्स ठीक ठाक चल रहा था। बट 2020 के बाद हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। और जब हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े सेगमेंट जैसे पावर हुआ, डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, तो ये सब जब सेगमेंट चलना चालू करते हैं तो इनके साथ काफ़ी इनका बेनिफिट मिड साइज्ड कंपनी, छोटी कंपनीज में आता है। रियल एस्टेट भी एक ऐसा सेक्टर है जिसका बेनिफिट कई सारे बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज में, टाइल हुए, वुड कैटेगरी हुई, और भी कई कैटेगरीज है उनमें देखा जा सकता है। तो ये एक काफी ब्रॉड बेस्ड जो है बेनिफिट देखने को मिला है। और अब जब हम रूरल रिकवरी की एक्सपेक्टेशन बनाए रखे हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि रूरल से रिलेटेड कई सारे सेगमेंट हैं जो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज में ही आते हैं, जैसे एग्रोकेमिकल बिजनेस हुए, फर्टिलाइजर बिजनेस हुए। ये सब बिजनेसेस लार्ज कैप में है ही नहीं। तो आई थिंक निवेशकों को जहाँ पे ये भारत की जो ये ग्रोथ होने वाली है और उसको उसका बेनिफिट लेना, तो ये सब सेगमेंट्स में आने के बेनिफिट लेने के लिए इनको स्मॉल और मिड कैप के जरिए ही ये सब बेनिफिट ले पाएंगे। और ये सब इनमें भी, ये कैटेगरीज में भी कई अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे मैनेजमेंट इनको चला रहे हैं, अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाती हैं। तो रेलेवेंट तो है। जो बात आपने कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि यही सब को गिनते हुए और इनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखते हुए कई सारे निवेशक, इंस्टीट्यूशनल निवेशक, रिटेल निवेशकों ने ये कैटेगरी में बहुत पैसा आ चुका है और ये कैटेगरी के वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुके हैं। अब इसको डील करने के लिए मैं बोलूँगा कि दो और तरीके हैं। एक तो है कि अपना टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए। अगर वैल्यूएशंस 1 या 2 साल के हिसाब से महंगे हैं तो आप 3-4 साल के हिसाब से सोचिए, और फिर निवेश को बनाए रखें। और ये एक्सपेक्टेशन रखें कि शायद हो सकता है 1 साल मुझे या 2 साल मुझे रिटर्न नहीं ना मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन यदि सही होगा तो आई थिंक निवेशकों को कोई बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव रिएक्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर निवेशकों को फिर भी निवेश करना है तो आप एसआईपी का जरिया देखिए, क्योंकि एसआईपी में होता ये है कि आप अगर ऊंचे में भी स्टार्ट करते हैं और करेक्ट भी होता है तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है, और इस तरह से निवेश लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाता है। बट हाँ, जहाँ निवेशकों को इमीडिएट रिटर्न चाहिए और क्विक गेन्स चाहिए, तो ये सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए, और क्विक गेन्स के हिसाब से तो आना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। और जहाँ तक आपने एक लार्ज कैप की बात कही, आई थिंक आज के दिन में लार्ज कैप, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा चले नहीं है, इसलिए लार्ज कैप कैटेगरी ठीक लग रही है। बट लार्ज कैप में भी कुछ कुछ पॉकेट्स है जो बड़े एक्सपेंसिव हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैटेगरी में कैटेगरी का कॉल ले सकते हैं, बट आई थिंक कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। ओके, विनीत जी, समय की थोड़ी सी कमी है तो 2 सवाल क्विकली आपसे इस पे टेक लेना चाहेंगे। एक तो देखिए एफआईआईज, अब हमने देखा पिछले कुछ एक महीनों से थोड़ी सी इनकी बाइंग इंटरेस्ट एटलीस्ट कैश सेगमेंट में लौटती हुई दिखी है। विनीत जी, इस पे आपका क्या नज़रिया है? जैसे आप बता भी रहे थे कि अगर दरें कट होती है तो जनरली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव देखा गया है इसका पूरा रिएक्शन। तो क्या इस बार भी वैसी ही उम्मीद लगाए रखें? और एफआईआईज को लेकर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, एक तो भारत का जो एमएससीआई इंडेक्स में वेट है वो भी 20
20% के ऊपर, 20% के ऊपर बढ़ चुका है। तो निवेशकों को वैसे भी क्योंकि ये भारत में ग्रोथ है, रिटर्न आई है, तो सभी निवेशक देख रहे हैं कि हमको पैसा भारत में निवेश तो करना ही है। बट वैल्यूएशंस के चलते आई थिंक थोड़े बहुत कंसर्न्स जताते हैं निवेशक। और जब भी मौका मिलता है आप देखेंगे कि कोई इवेंट ऐसा लगता है कि शायद मार्केट में उसका बड़ा रिएक्शन होगा, बट होता नहीं है, क्योंकि थोड़े करेक्शन में पैसा आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के जो निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो भी चाहते हैं कि भारत की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। उनको भी ये भारत की स्टोरी लॉन्ग टर्म ठीक लग रही है। बट कुछ कुछ लोग हैं जो अच्छे टाइम के लिए रुके हैं, वैल्यूएशंस थोड़े नीचे आएंगे या कंसोलिडेशन होगा तो शायद डालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा धीरे धीरे आते रहेगा, अगर ग्रोथ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज ना आए तो आई थिंक मैं तो यही कहूँगा कि फॉरेन फ्लोज वैसे तो ठीक रहने चाहिए, और माहौल भी वैसे बन रहा है। चाइना वगैरह में थोड़ा सा लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था वहाँ पे वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से डिसअपॉइंटेड हैं। तो आई थिंक इंडिया को उसका बेनिफिट दिखना चाहिए। ऑल राइट। एंड आखिरी में विनीत जी देखिए, कई सारे सेक्टर्स को आपने टच अपॉन ज़रूर किया जिसमें फर्टिलाइजर्स, एग्री स्पेस भी मौजूद थे। पर जाते जाते अगर आप अपना टेक दे पाएँ कि ऐसे कौन से 2 सेक्टर्स हैं जहां पे आप अभी भी बुलिश हैं, और कौन से ऐसे 2 सेक्टर्स आप समझते हैं कि आपको वैल्यूएशन कंफर्ट इन लेवल्स पे नहीं दिखाई देता है? तो मैं ये कहूँगा कि वैल्यूएशन तो जनरली अभी सारे ही सेक्टर में बढ़ चुके हैं। हमको पिछले 1-2 साल में हेल्थ केयर सेक्टर्स अच्छा लग रहा था, क्योंकि वैल्यूएशंस वहाँ पे फिर भी कम थे। अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है हेल्थ केयर पे। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ बनी रहेगी। एक 12 से 15% के आसपास की ग्रोथ बनी रहेगी। और लॉन्ग टर्म आउटलुक ये सेक्टर का अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये सेक्टर देखना चाहिए। दूसरा, मेरे हिसाब से जो 2 सेक्टर में और बोलूँगा जो मुझे रिकवरी के हिसाब से ठीक लग रहे हैं। एक तो इंडिया कंज्यूमर कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी सबड्यूड रही है पिछले 1-2 सालों में। इसके कई कारण हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रूरल स्ट्रेस एक बड़ा कारण था। वो हो सकता है इस मानसून के बाद, इस बार की फसल के बाद, और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे तो आई थिंक वहाँ पे वो कैटेगरी ठीक हो सकती है। उसके रिलेटेड जो सेगमेंट्स होंगे कंज्यूमर, वो देखने चाहिए। और एक आईटी सेक्टर है जो जहाँ पे जैसे ग्लोबल माहौल अगर इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे रिकवरी देखी जा सकती है। तो और वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, बहुत चीप नहीं है बट ठीक ठाक हैं। तो आई थिंक ये 3 सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि देख सकते हैं। और जहाँ पे वैल्यूएशन में स्कोप नहीं है, आई थिंक डेफिनेटली ये इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, पावर रिलेटेड कंपनीज हैं, यूटिलिटीज हैं। ये सब कैटेगरीज ऐसी है जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बिल्टअप है। वहाँ पे रूम फर्दर उसमें आगे इम्प्रूव होने के थोड़े कम चांसेस हैं वैल्यूएशंस वाइज। ऑल राइट विनीत जी, इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए, हमें गाइड किया कि यूएस फेड से क्या कुछ उम्मीदें करें और साथ ही भारत का इसको लेकर क्या इम्पैक्ट आते हुए हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।